डॉक्टर शारदा जैन जी से अनुरोध करती हूँ। पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करती हूँ। डॉक्टर शारदा जैन जी, आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आप PGIMER से MD हैं। आपके योग्यताओं को कहना बहुत कठिन लग रहा है। MD PGIMER, MNAMS, FICOG, FIMSA, DHM, QM and AHQ। मैम मैं अपने आप ही बता देती हूँ मैडम, परेशान नहीं हुई। जी दीदी जी। मेरा नाम डॉक्टर शारदा जैन है और मैं यहाँ पर दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैंने 20 साल PGI चंडीगढ़ और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है और हम लोग 12 लाख डॉक्टर्स हैं। उसके ऊपर एक बड़ी बॉडी है जिसका नाम है नेशनल मेडिकल काउंसिल। वहां पर मैं एथिकल कमेटी की एक्सपर्ट मेंबर हूँ। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में बुलाया गया। मैं इस टॉक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। आज की तारीख में जो मैं आपका प्रयास देख रही हूं कि सभी महिलाओं को आर्मी की तरह से, मिलिट्री की तरह से हमें ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि 90% काम घर में महिलाएं कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जैसे मंजू जी ने अभी कहा था कि तीसरी लहर शुरू नहीं हुई है, शुरू हुई है, मेरे हिसाब से शुरू हो गई है। और एक 10 दिन पहले जो केसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे, हिंदुस्तान में कोई 20,000 के करीब केसेस थे। आज की तारीख में ये 40,000 केसेस है, जिसमें कि ज्यादातर केसेस साउथ इंडिया में है। और लगता है कि अक्टूबर के बिगिनिंग में तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना के इस एपिडेमिक में पिछले 1.5 सालों में हमने एक चीज जानी कि बचाव करना है और इससे हमें काम के लिए भी बाहर निकलना है। ठीक है, घर में बैठकर घर को नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, तो इन 2 सालों में एक हेल्थ के लिए बड़ी जागरूकता, जबरदस्त जागरूकता आई है। और ये भी पता चला कि जो हेल्दी नहीं था वो पहली और दूसरी वेव में ऊपर गया। जो लोग मोटे थे, जो डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, उनकी उम्र भी अगर ज्यादा नहीं थी तो फिर वो कोरोना में जो है उसकी मार को नहीं सह पाए। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि वैक्सीनेशन के बारे में बहुत बहुत जागरूकता बढ़ी है। कहते हैं कि स्वच्छ पानी सबसे ज्यादा बीमारियों को बचाता है। अगर आदमी को स्वच्छ पानी पीने को मिल जाए तो सबसे ज्यादा बीमारियां उसी से बचती हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें वैक्सीनेशन कर दें। और बहुत सारी कोई 27-28 बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें वैक्सीनेशन आ गया है और उसको वैक्सीनेशन लेने से पहले 100 इन्फेक्शन होती थी तो अब 90 से 95% इन्फेक्शन खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने ये भी जाना कि कोरोना इन्फेक्शन के टाइम पे कि जिसने वैक्सीनेशन ले लिया, एक तो उसने गारंटी लिखवा ली कि उसकी मौत नहीं होगी। जब मैं ये वाली स्टेटमेंट बोलती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन लगाए उनकी मौत नहीं हुई, पर वो 0.1%, बहुत ही कम। एक, उनका हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल कम हो गया, ना के बराबर। और दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस थी कोरोना की, वो भी खत्म हो गई। तो एक जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ सभी लोग जो सुन रहे हैं मुझे, वैक्सीनेशन आपके लिए रामबाण है, लेना है। ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड करेगा, आपकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करेगा,
ये मैं नहीं कहती कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगी, इनफैक्ट इन्फेक्शन होगी पर बहुत ही माइल्ड फॉर्म में इन्फेक्शन होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीनेशन किस किस को बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। डॉक्टर्स हो गई, नर्सेस हो गई, सब हेल्थ वर्कर्स हो गए, उनको वैक्सीनेशन जरूरी है। जितने बड़े लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और तरह की प्रॉब्लम्स है, उनको ये बहुत जरूरी है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है उनको ये बहुत जरूरी है। Now, 40 साल से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू में देने की बात हो गई थी। जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, दूसरी लहर में जब हमारा नंबर पहली लहर में 40,000 पर डे था और दूसरी लहर में एक दिन में 4-4 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत लोग जो है सेकंड लहर में भुगत लिए, बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारा, जो भी आंकड़े हमें बताते हैं। पर जो भी है, जो घर में यंग आदमी है, यंग लेडीज है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई, तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ इसमें। तो अब उससे जो तीसरी लहर से सब लोग घबराए हुए। अब आते हैं, मैडम ने मुझे बच्चों के बारे में बताया, तो एक छोटी सी बात बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है कि पहली लहर में और दूसरी लहर में इन बच्चों को इन्फेक्शन नहीं, इन बच्चों को इन्फेक्शन हुई, बट उनकी इन्फेक्शन ऐसी है कि वो भागते दौड़ते भी उनको इन्फेक्शन हो गई और पता ही नहीं चलता। अब जब एंटीबॉडी का स्तर किया जा रहा है उनको, तो पता चला कि वो लोग भी उतने ही इन्फेक्टेड हो गए थे इस इन्फेक्शन के द्वारा। और अब जो ये टीका का कार्यक्रम 18 साल से कम के बच्चों के लिए ऊपर जो हो रहा है, और अगले महीने ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा, तो जो भी बच्चे कहते हैं 75% जो बच्चे लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, वो इन्फेक्शन हो चुकी है, उनके पास उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज है। अब ये जो 25% बच गए, तो हमें क्या करना है? हेल्थ कर्मचारियों को, बड़े लोगों को, कोमॉर्बिडिटीज वालों को, सबको टीका लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान में टीका सैंक्शन हो गया। 75,000 डिलीवरी होती है हर डे हिंदुस्तान के अंदर। 2.5 करोड़ लोग जो है साल में उनको टीका लगेगा, तो 2 बार टीका लगेगा। टीका बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान में। जो भी कॉम्प्लिकेशन छोटी मोटी होती है, तो क्या है, इंजेक्शन साइट के अंदर थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, उस दिन फीवर हो जाएगा, ज्यादातर लोगों को वो है। 10-15% को 1-2 दिन के लिए बुखार भी हो सकता है, जैसे माइल्ड फ्लू जैसा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो एक बात बिल्कुल की है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे स्तनपान है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी इसको वैक्सीनेशन को आराम से सेफली लिया जा सकता है। और यही एक तरीका है कि माँ के अंदर एंटीबॉडी से प्रोड्यूस होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो 6 महीने तक के बच्चों को लुक आफ्टर कर सकती है, क्योंकि 6 महीने तक के बच्चों का कोई टीका नहीं है, उनका कोई टीका नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो ब्रेस्ट फीड कर रही है मदर्स, उनकी बॉडी में भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे के पास जाती है और बच्चे को बचा करती है। तो जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का प्रेगनेंसी में टीके से है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं है। मैंने आपको बताया है कि क्या। तो एक तो चीज ये है कि टीकाकरण हमारे लिए रामबाण है, बात खत्म हो गई ना। तीसरी चीज ये है कि हमें और अपना कैसे बचाव करना है। एक तो टीका, सचमुच वाला टीका, और एक होता है वैक्सीनेशन। हमारा जो मास्क है, ये भी दूसरा वैक्सीनेशन है। हम एक सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। हम लोगों के लिए एक सर्जिकल मास्क लगाएं और उसके ऊपर N95 मास्क लगाएं। जब भी आपको घर से बाहर जाना है, आप उस मास्क को लगा लीजिए, जैसे कि बार बार ऊपर नीचे ना करें। ऊपर नीचे आप करेंगे
तो आपकी प्रॉब्लम होगी। जिसको इन्फेक्शन नहीं होती उसको इन्फेक्शन होगी। और आयुष मंत्रालय ने कहा है अगर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दें या कोई और मेडिकेटेड ऑयल उसको अगर नोज में लगा लेंगे, उसके ऊपर अगर आप मास्क लगा लेंगे तो ये डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्लियर? जब भी हम बाहर की वस्तुओं के हाथ में आते हैं, अपने हाथ साफ करने, साबुन से आपने साफ करने, 10-15 सेकंड उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, बर्तन धो लीजिए। जहां जिस स्टेज में जहां जा सकते वहां अपना सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, अपना सैनिटाइज कर लीजिए। क्लियर? जो भी सरफेस है उसमें ज्यादा ये कीटाणु आ जाते हैं, किसी की छींक है, किसी का कुछ है, तो जहां पर भी आप जो आमने सामने वर्किंग टेबल है उसको आपके साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके अलावा मैडम ने अभी बात करी कि बच्चों को हमें भोजन के लिए बात करनी है। आजकल बच्चे हमारे घर में रहते हैं, तो एक तो हमें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर करना है, उनको पॉजिटिव बातें बतानी है, उनको पॉजिटिव सोच बताना चाहिए। आपका जो हेल्दी एटमॉस्फेयर करे, उनको छोटे छोटे आपको जो योगासन वगैरह बताएं वो भाग दौड़ करके अपना योगासन वगैरह कर ले। और बाहर की चीजें, बाहर का कोई खाना उनको नहीं खिलाना है। घर का बना हुआ खाना, ताजा खाना, गर्म खाना उनको देना है। फ्रिज का ना तो पानी पिलाए, ना फ्रिज का रखा हुआ भोजन उनको दे। ये बिल्कुल भी सलाह नहीं है। जो भी पानी दे तो गुनगुना पानी दे तो सबसे अच्छा है, पर एक बात बिल्कुल क्लियर, फ्रिज का पानी हमने उनको नहीं देना है। जो बड़े लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनको मॉर्निंग में अपने को डिटॉक्स करना आना चाहिए। रात को अपना ब्रश करके सोइए और सुबह आप उठ के थोड़ा सा गुनगुना पानी, 2 ग्लास पानी ले। और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि अगर थोड़ी सी कच्ची हल्दी और उसके साथ 2 काली मिर्च लें, उसको चबाएं और 2 नीम की गोलियां भी आप उसको साथ लें, और ये आपके पूरे सिस्टम को डिटॉक्स कर देता है। हल्दी भी इन्फेक्शन क्लियर करती है और नीम भी आपकी इन्फेक्शन क्लियर करता है। हल्दी के साथ हम 2 काली मिर्च लेते हैं तो उसका असर 4 गुना हो जाता है। ठीक है? उसके बाद आप निवृत्त हो गए। निवृत्त होने के बाद मेरे जैसे लोग कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, 50 साल से उम्र वाले जो बड़े लोग हैं, उनको 12 बजे तक खाली फ्रूट्स ही खाना चाहिए और थोड़े से स्प्राउट्स लेने चाहिए। मॉर्निंग में अगर आप फल लेंगे और स्प्राउट्स लेंगे तो आपको कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं जाएगी। ना एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी पानी आप पिएंगे, आपने गुनगुना पानी पिए और बैठकर पानी पिए। भोजन के बाद आपने पानी नहीं लेना। 1 घंटे तक भोजन के बाद आपने पानी नहीं लेना। रात का खाना आप हल्का खाएंगे और हो सके कि आप 6:30-7 बजे के बाद खाना। मैं तो जैनी डॉक्टर हूँ, पर मेरे परिवार में मैंने देखा है कि ये जो बड़े लोग हैं वो आपने 7 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाते और रात का खाना उनका बिल्कुल हल्का रहता है। तो एक बात चीज है, एक हमें जब भी भोजन की बात करें, गुणवत्ता देखे, पैसा ना देखे। सीजन का जो भी खाना है वो खाना है हमने, और मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जो लोग 50 साल से उम्र के हैं, मैं उनको कहूंगी कि 75% खाना आपका अनकुक्ड होना चाहिए। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों से आना चाहिए। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों से आना चाहिए। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई है। जल्दी उठे, जल्दी सोएं और थोड़ा सा 15-20 मिनट धूप में जरूर चलें, जिससे कि जो सन की रेज है आपके पास आएंगी तो आप थोड़ा सा विटामिन डी भी आएगा और थोड़ा सा कैल्शियम वगैरह आप लेंगे तो आपकी हड्डियां वगैरह भी मजबूत रहेंगी। तो ये हो गई मोटी मोटी बात। अब दूसरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि इन्फेक्शन तो आएगी। आज की तारीख में सबको फ्लू हुआ पड़ा है। मैं अपनी क्लिनिक की बात करती हूँ, एक नर्स को फ्लू हो गया, बारिश आई तो भीग गई, और फिर वो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो सारे लोगों को फ्लू है। सबको कोविड कराया, सब किसी को कोविड पॉजिटिव नहीं है। कोई 1 दिन का फीवर रहा, किसी को 2 दिन का फीवर रहा, सारा स्टाफ को पिछले 15 दिन में बुखार रहा, पर किसी को भी फ्लू नहीं था। तेज बुखार आया पर कोई फ्लू नहीं था। पर एक है, आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी कि आपने टेस्टिंग नहीं कराई। सरकार बिल्कुल फ्री कर रही है तो हमारे को टेस्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। मेरा जो सेकंड पार्ट है आपका वो ये बताने का है, घर में जो हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, पढ़े हुए लड़कियां और बच्चे हैं, और जो भी जेंटलमैन भी मुझे सुन रहे हैं, वो अपने घर की निगरानी
अपनी बिल्डिंग के लोगों की निगरानी आराम से कर सकते हैं। आपको क्या पता करना है, आपने टेस्टिंग की तो बात मैंने क्लियर कर दी ना, जान लेते हैं कि हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर देना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सिम्टम्स सबके वही बराबर है। फीवर, खांसी होना, और अभी सेकंड लहर में तो ब्रेथलेसनेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आपने, और उसका कैसे हम चयन करेंगे, हमारे को ऑक्सीजन सैचुरेशन करानी होती है। तो आपका कॉफ, ब्रेथलेसनेस और ये आपका जो फीवर आया, आपका 65-70% को फीवर 2 घंटे के लिए आया, बाद उसके बाद फीवर नहीं था, 2 घंटे के बाद एक्सट्रीम कमजोरी, ये सेकंड लहर की बात बता रही हूं मैं आपको। और तीसरी चीज जनरल वीकनेस के साथ कुछ लोगों को लूज मोशंस हुए, एक दिन तो वो ऐसे पॉट में बैठे रहे कि उनको ऐसा सारा चीज उन्होंने ड्रेन आउट कर लिया। तो इस तरह से या तो फिर उनका हेडेक होगा, बॉडी एक इतना ज्यादा होता है कि आपको, अगर जब एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको पता चल गया कि बॉडी एक क्या होता है। तो एक तो बताया मैंने आपका फीवर, कॉफ, उसके बाद बॉडी एक की बात करी, जनरल वीकनेस की बात करी, जनरल वीकनेस का थोड़ा बुखार की बात करिए। देखा गया कि जो बलगम है वो बिल्कुल कम लोगों में आई, बहुत ही कम लोगों को थोड़ा सा नोज ब्लीड हुआ, रनिंग नोज आजकल ज्यादा है वो उस पे है, और ये लोग गिडीनेस और कमजोरी महसूस करते हैं। अब हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन, हमने कोरोना के टाइम 4-5 चीजें सीख ली। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सहन जाओ है, टेम्परेचर चेक होता है। फिर हम लोग एक चेक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर और पल्स। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/90 है, कोई परेशान होने की बात नहीं, पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 150-100 से ज्यादा है, ये लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज वाले लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर ब्लड शुगर आपका 150-160 से ऊपर है, 200 के आसपास जा रहा है, आपको डॉक्टर के पास सलाह लेनी है। किडनी की प्रॉब्लम वाले उनको डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो एक बार बिल्कुल क्लियर है, हमने अपने एग्जामिनेशन से पाया कि मेरा फीवर कितना है, पल्स कितना है, बीपी कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। याद रखिए 93% ऑक्सीजन अडल्ट आदमी की होनी चाहिए, उससे कम ऑक्सीजन हो रही है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है। क्लियर? 93%। और दूसरी चीज है, आपका सांस का जो रेट है वो अगर 22 से ज्यादा है तो आप घर में नहीं बैठे, मुसीबत ले रहे हैं, आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर साहब को दिखाना है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी रेट बताया 22 नंबर हो। अगर आपका दूसरा चीज है, अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो और अगर आपका पल्स रेट भी 110 से ऊपर है, अगेन डॉक्टर लोगों को दिखा लेने में समझदारी है। तो एक चीज है, इससे हम एक सेपरेट हो जाते हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, कौन घर में मैनेज हो सकते हैं। अब हमने इनकी मोटी टेस्ट करा लेते हैं। कोविड टेस्ट हो गया, पता चल गया हमें कोविड पॉजिटिव है, तो इनका हम लोग एक कराते हैं, एक सीबीसी कराते, एक इनका सीआरपी कराते, एक इनका सीरम क्रिएटिनिन किडनी का टेस्ट है, और 2 लिवर के टेस्ट कराते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी। अगर ये टेस्ट कराने के बाद हम लोग इनको सलाह देते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज है। बुखार है तो आपने क्रोसिन 650 लेनी है, ये अडल्ट की डोज में बता रही हूँ, मैं बच्चों की डोज नहीं बता रही हूँ। अडल्ट की डोज है 650, डोलो 650 या क्रोसिन 650। जब भी आपको बुखार है आपको इसको लेना है। खांसी है तो कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं, जिसका नाम है सिरप पल्मोक्लियर ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। अगर थोड़ी एलर्जी है तो एक मॉन्टेक एलसी करके लिवोसेट्रिजिन है, उसको हम 1 या 2 बार ले सकते हैं। क्या हमें इन लोगों को एंटीबायोटिक देना चाहिए? तो एंटीबायोटिक में आज की तारीख में ये है कि इन लोगों को पहले 2-3 दिन एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, हमने इनको विटामिन सी देना है, जिंक देना है, और एक टैबलेट का नाम है, अडल्ट के लिए बात कर रही हूँ, एजिथ्राल। एजिथ्राल की डोज है 500 मिलीग्राम, 3 दिन देते हैं, एक आज, एक कल और एक परसों। और इसके अलावा वो कहते हैं अगर आपको छाती में तकलीफ है, आपको लग रहा है कुछ इसमें वो है, तो आजकल सभी के घरों में नेबुलाइजर, बच्चे जहां पर है वहां सब लोग के पास नेबुलाइजर है, तो वहां पर नेबुलाइजर जो है ब्यूटाकॉर्ड का नेबुलाइजर ले लीजिए। बड़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको आराम से सुबह शाम नेबुलाइजर दे दीजिए, तो इस चेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। लूज मोशन हो गए, सभी लोगों को मालूम है कि लूज मोशन में हम लोगों को दही और खिचड़ी देनी चाहिए, और एक ओआरएस आता है जिसमें ओआरएस भी रहता है और जिंक भी रहता है,
वो हमें घोल के मिलाकर उनको बच्चों को या बड़ों को सबको वही दिखते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्लूइड का लॉस है नहीं है। बढ़िया एक कोकोनट वाटर भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोकोनट वाटर अच्छा रहता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने इसमें ये जाना कि हमने छाती से रिलेटेड कुछ भी चीज है उसको हमने नेग्लेक्ट नहीं करना, हमने कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी, हमने अपने आप को किस तरह से नेबुलाइजेशन देना है, ये सब आपने काम करेंगे। देखा गया कि ये सब चीजें देने से सुबह दोपहर शाम आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट होगी, सुबह दोपहर शाम आपका टेम्परेचर चेक होगा। तो जो भी वॉलंटियर की तरह काम करता है वो बस खाली वीडियो कॉल करके पूछेगा, मैडम आपका टेम्परेचर कैसा है, मैडम आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, आप कैसा फील कर रही हैं, आपको छाती में कोई तकलीफ तो नहीं है, सांस ठीक ले पा रही है, सब कुछ है। अगर सब ठीक है तो बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते 7 दिन तक। 7 दिन के बाद उनको कुछ करने की जरूरत है, दे आर अप एंड अबाउट, और 3-4 दिन अपना घर में रहे और उसके बाद वो अपना काम से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर ना? जो लोग 7 दिन के बाद उठ नहीं पा रहे, उनका बुखार नहीं जा रहा, उनको अपने एडिशनल टेस्ट कराने की जरूरत है। तो जो एडिशनल टेस्ट है उसके बारे में आप मेरे से सुन लीजिए, क्या क्या टेस्ट कराते हैं। सीआरपी दोबारा रिपीट होता है, सीबीसी दोबारा रिपीट होता है। इस टाइम ये देखते हैं कि हमारा ब्लड ठीक से कोआगुलेट करता है कि नहीं, तो एक डी डाइमर टेस्ट होता है, एक एलडीएच टेस्ट होता है। कहीं पर भी कुछ भी चीज आपका टिश्यू की डेथ हो जाए तो उसमें एलडीएच बढ़ जाता है। इस तरह से ये, और एक है आपके जो है इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए एक IL-6 करके टेस्ट है। ये सब स्पेशलाइज्ड है। डॉक्टर की सलाह के बाद ये 7 दिन के बाद वाले जितने भी टेस्ट होंगे, डॉक्टरी सलाह के अंदर ये 4-5 टेस्ट होंगे। और उस टेस्ट में भी जब भी हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही है, हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने सीटी वगैरह सीटी कराया चेस्ट का, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। मान के चलिए जिनको कोरोना चाहे डेल्टा वेरिएंट भी आए, 85% लोग जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन लगाए लिए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने 1 वैक्सीनेशन ले लिया है वो भी 75% तो बचे रहेंगे, 25% में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम करने वाले खाली 15% है, जो कि हमारे 1 हफ्ते में जो बिल्कुल ठीक ठाक होके चले गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 हफ्ते के बाद जो नखरे कर रहे हैं, जिनको एक्सट्रीम कमजोरी है, जो उठ नहीं पा रहे हैं, वो लोग हैं कि उनको डॉक्टरों को दिखाना जरूरी है और उनकी सलाह पे ही आगे टेस्ट होंगे आगे। हाँ, उसके अंदर वो डॉक्टर लोग डिसाइड करेंगे किसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, किसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर है, आपका टेम्परेचर नहीं सेटल हो रहा, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को आपको, कुछ लोग को हॉस्पिटलाइज करते हैं, कुछ को वो घर में ही छोटी सी डोज स्टीरॉइड की देंगी। पर 10 दिन से पहले स्टीरॉइड की कोई जरूरत नहीं है। 10 दिन से पहले अपना सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना। आप वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को देख रहे हैं, आपने अपनी बिल्डिंग वाले लोगों को देख रहे हैं, तो आपने इसके अलावा आपने कुछ गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इसी के अलावा यही चीज देनी है। अपने आप हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। सुबह शाम आपकी मॉनिटरिंग होती है डॉक्टरों के द्वारा, तो आपको खाली फीडबैक देना है कि ए और बी और सी ये सब दिन का ये सब एंड ठीक है, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, वो डॉक्टर साहब के साथ वीडियो कॉलिंग हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक बार फेस देख लेते तो पता चल जाता है कि आदमी कितना परेशान है। एक बार फेस देखने से 90% डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये कितनी परेशानी में है। क्लियर? तो ये जब चीजें होंगी तो वो डॉक्टर फिर फर्दर डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन को घर में ही 1 हफ्ता और रखा जाए और या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। मैं आपको छोटा सा बताना चाहती हूँ, वेंटिलेटर में पहुंचने की नौबत खाली 3% को होगी, और जिन्होंने वैक्सीनेशन लिए हैं उनको नहीं होगी। तो मेरी आपको सलाह है कि वैक्सीनेशन आज की तारीख में सब जगह सेंटर में मिले हुए हैं, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। आप जाकर सब लोगों को वैक्सीनेशन की सलाह दो। 18 से कम वाले जो लोग हैं उनको सितंबर में क्लियरेंस मिलेगी, अगस्त में हो जाएगा, तो सितंबर में उनके भी टीके शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बात बताई है कि ये वाला काम उनको करना। मैं फिर आपको रिपीट करा रही हूँ, स्टीरॉइड्स हमको पहले 10 दिन में देने की जरूरत नहीं है। आपका 2nd वीक में हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसको डॉक्टर को देखने की जरूरत है। डॉक्टर
कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उस टाइम वो भी जो भी बात करेगी वो वॉलंटियर्स के बाहर है, वो वॉलंटियर्स नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ही कर सकते। तो ये जो मोटी मोटी चीजें हैं ये मैंने आपको बताई है कि हमें क्या करना है। हमने उनको गर्म भोजन देना है, गर्म पानी पिलवाना है, कोई ठंडी चीज नहीं देनी है, कोई बाहर की चीज नहीं देनी है, कोई पिज्जा, ये सब बाहर वाली जो चीज है ये हमारे को, खुद को भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें कुछ ऑयल यूज होता है, वो हमारे बच्चों के या हम लोगों की किडनी खराब करता है, थायराइड खराब करता है, ये सब चीजें खराब करता है, तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको छोटी सी बात बतानी चाहिए, स्टीरॉइड वगैरह चीज को हमें सेल्फ मेडिकेशन खुद नहीं करनी, डॉक्टरी सलाह पे लेनी है, और वो सब डॉक्टर्स का काम है। आपका काम है कि अगर डॉक्टर साहब ने कहा है आप नेबुलाइजर ले लो तो आप उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको पहले वीक में कराने की जरूरत है, और अगर आपको ज्ञान होगा तो आप आराम से ये सब इन्वेस्टिगेशंस करा देंगे और उसको ये काम करेंगे। तो ये मैंने जो मोटी मोटी बात बताई है ये वही चीज है। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि जो हमारा भोजन है वो गुणवत्ता वाला भोजन होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा सा धूप होना चाहिए, बच्चों को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर करना है, हंसी मजाक करना है हमने, तो इस तरह से हमें अपना वो करना है, हमें परेशान नहीं होना। तो मैं इन छोटे से शब्दों के बारे में ये मैं बताना चाहती हूँ, कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, चौथी लहर आ जाए, आप मान के चलिए ये लहरें रुकने वाली नहीं है, तीसरी क्या 30 लहर तक आएंगी, ये जाने वाला नहीं है अभी कोरोना 4-5 साल। तो आपको अपने को डिसिप्लिन करना है, ये सब चीजें आपके हाथ में आ जाने चाहिए। ये जो मास्क है ये आपका जिंदगी का हिस्सा हो गया, उसको ठीक से इस्तेमाल करिए, हाथ को थोड़ा सा ज्यादा धोइए, डिस्टेंसिंग करिए। घर में अभी एक दावत का टाइम नहीं आया है, ना दोस्त किसी के घर में जाने का समय आया है, ना अपने घर में बुलाने का समय आया। और ये हिल स्टेशन वाला जो चक्कर है, ये क्रेज है, ये भी छोड़ देना है आपने, और बाहर का भोजन भी नहीं करना। तो मंजू जी मेरे को बस यही कहना है, और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया है। अभी बहनों का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे जी, एक एक करके अनम्यूट करेंगे अपना जी। डॉक्टर, हाँ जी पूछिए। डॉक्टर, जैसे आपने अडल्ट्स के बारे में बताया है, थोड़े से हमें चाइल्ड के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि हाँ मैं बताना चाहती हूँ, चाइल्ड के लिए घबराना नहीं है, क्लियर? उनकी इम्यूनिटी हमारे से ज्यादा बढ़िया है, प्रोवाइडेड वो बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, प्रोवाइड वो खुश रह रहे हैं, प्रोवाइडेड वो हैप्पी रह रहे हैं। क्लियर हो क्या? नाउ जैसे मुझे बुखार है, अगर हमारे बच्चे को बुखार है, हमारे बच्चे की नोज रन कर रही है, हमारे बच्चा खौ खौ कर रहा है, हमें सेंटर पे ले जाके टेस्ट करा, खत्म हो गया। पॉजिटिव है, शाम को पता चल जाएगा पॉजिटिव है, उसी टाइम बता देंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर हो गया? हमें पता चल गया कि हमारा बच्चा पॉजिटिव है नहीं है। मैं अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस आपको बताया है, बहुत लोगों को हाई फीवर हुआ, सारे नेगेटिव है। उनका एक नेगेटिव ये होने का ये भी रीजन है कि वो सब हेल्थ कर्मचारी, उनको सबको 2 वैक्सीनेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एक चीज है, जिसको भी बुखार है आपको सोचना चाहिए ये कोविड है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक टेस्ट नहीं होगा बिलीव मत करो कि कोविड नहीं है ना। बच्चे को कोविड हो गया, वही बच्चे की वही वाली बात है, हमें बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है, बच्चा घूमना चाहता है, घर में दौड़ना चाहता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जब ज्यादा बुखार हो तब आपने क्रूसिन देनी है, बच्चे की स्पॉन्जिंग करनी है, अच्छे को खाना दिलवाना है, बस यही आपको करना है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्चे लोग अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है अगर उनकी अम्मा उनका ठीक से ध्यान रखे। क्लियर हो गया? जी थैंक यू डॉक्टर। देखिए आप सभी लोगों के घर में नेबुलाइजर है, आप अपने चेस्ट में आके इनके बच्चों के डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग करिए, उनको वीडियो कॉलिंग के टेलीमेडिसिन का आप सब हो गया, आप वीडियो कॉलिंग, वो आपके बच्चे को एक नजर भर देख लेगा तो वो बताएगा मैडम इसको नेबुलाइजर दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो।
क्लियर? देखने भर से ही उनको ये पता चल जाता है कि बच्चे की सांस फूल रही है, कि बच्चे के चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, हर चीज वो देख सकते हैं। क्लियर हो गया? और उनके बच्चे आज की तारीख में सारे बच्चे इम्यूनाइज्ड है, हर चीज से इम्यूनाइज्ड है, खाली कोविड से इम्यूनाइज्ड नहीं है। तो कोविड का जो इम्यूनाइजेशन है वो सितंबर में आएगा। क्लियर? बस खाली आपको उनका ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि डॉक्टर साहब का क्लिनिक का समय हो रहा है। नहीं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जी जी। मेरे पास 5 मिनट। हाँ, मेरा है एक प्रश्न। जैसे दोनों वैक्सीनेशन अगर किसी को लग गए हैं, फर्स्ट के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेकंड के बाद में वो कहते हैं कि साइड इफेक्ट होता है, किसी को फीवर आता है 1 दिन का, लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा आता है, वो भी 1 डे का, फिर दोबारा आ जाता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे कल मेरे को सडनली 101 फीवर आ गया। तो मतलब ऐसा क्यों है? मतलब पहले मुझे कभी भी ऐसा फीवर, कुछ बीमारी ऐसा होती नहीं थी, सडनली फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि या तो बाहर जाना होता है, या फिर जिस तरह से ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से है, या फिर मैं इसको किस तरह से लूं? मतलब मुझे अपने बच्चों से दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए मुझे ना? मैडम आपने दोनों वैक्सीनेशन ले लिए? दोनों वैक्सीनेशन ले लिए। दूसरे वैक्सीनेशन दोनों वैक्सीनेशन हो गए और आज की तारीख में आपको फीवर वगैरह हो रहा है, मैडम मान के चलिए आपको टेस्ट तो जरूर कराना पड़ेगा, पर आप मान के चलिए 100% कोविड नहीं हो, पर बुखार है तो आपको टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। बुखार और सीवियर हेडेक। मैम एक बात बिल्कुल क्लियर है, हेडेक ऐसे नहीं आता। अगर बुखार है तो आपको उस टाइम हेडेक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बट आपको एक बार ये पता चल जाएगा ये कोविड नहीं है तो आपका आधा हेडेक तो उसी टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट कराना चाहिए मुझे, मतलब टेस्ट तो जरूर कराना है। ठीक है, थैंक यू। हर बुखार को आप कोविड समझो, चाहे आपने कितने टीके ले लियो। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? पूजा जी, अंकिता कुछ भी पूछना? पूजा जी म्यूट है आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है, आपने सारी शंकाएं दूर कर दिया। इतनी लंबी स्पीच दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपने सबको वैक्सीनेशन के बोलना है। आपके बराबर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई लैक्टेशन वाली लेडी हो जिसने कोविड नहीं लिया है, कोविड का एक भी टीका ले लेंगे तो 75% बचाव हो गया। कोविड के दोनों टीके ले लेंगे तो आप मान के चलिए आपकी मौत नहीं होगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा और आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। सेकेंड लहर में हम लोगों को दोनों टीके लेने के बाद सब लोग कोविड पॉजिटिव हुए, बट आपके सामने जिंदा है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ हमारा। मंजू जी आपको कुछ पूछना है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी। मैं हमारे परिवार में पति पत्नी के हो चुके हैं दोनों वैक्सीनेशन, बेटी का एक हुआ है, और मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन फिर भी अभी हम सब कोविड से मामूली बुखार से और बदन दर्द होने के बाद सब ठीक हैं। और लेकिन मेरी छोटी बहन को कोविड हुआ था तो उसके लंग्स में स्वेलिंग है तब से, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड होने के बाद, सेकेंड लहर के कोविड होने के बाद आप कहाँ फंस गए? अगर आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम रही है तो आपको 6 महीने तक तंग कर सकता है, तो आपने बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहें, जो वो फिजियोथेरेपी बताएं, जो भी वो आपको चेस्ट से रिलेटेड बताएं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। हर डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट और फिजिशियन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो आपको 90% प्रॉब्लम बता सकती हूँ, पर आपको सेकेंड वीक की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो फिजिशियंस ही हैंडल करेंगे। क्लियर हो गया मैम? जी वो कर रही है ट्रीटमेंट तो चेस्ट। मैडम एक बात मान के चलिए 6 महीने तक मैंने पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में लोगों को जाते देखा है। अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं करना। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा भी है जी। स्टिल अभी तक भी लोगों के माइंड में ना कोवैक्सीन और कोविड के रिगार्डिंग दे आर स्टिल डाउटफुल, तो उनको कैसे कन्विंस करें? मतलब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों बढ़िया है। क्लियर? दोनों बढ़िया,
यंगर लोग हैं वो कोवैक्सीन ले लें, जो बड़े लोग हैं वो कोविशील्ड ले लें। क्लियर? एक तो चीज पर कोई भी ऐसा फर्क नहीं है कि बड़ा आदमी कोवैक्सीन नहीं ले सकता और यंगर आदमी कोविशील्ड नहीं ले सकता। क्लियर हो गया मैडम? इनकी एफिकेसी अच्छी है, इनका बहुत ज्यादा रखावर नहीं है। आप निकालने के बाद आपको ये देखना है कि 2 घंटे के अंदर वो वैक्सीन यूज हो जानी चाहिए। आज की तारीख में एक स्पुतनिक वैक्सीन आई हुई है जो कि रूस से आई है। उसको जहां पर स्टोरेज करते हैं वो स्टोरेज ही -30 डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं और कहते हैं जब वो -18 डिग्री पर आ जाए तो टीका लग जाना चाहिए। ना हिंदुस्तान में -18 हो और 0 ना हो और 4 ना हो, बहुत मुश्किल है। तो एफिकेसी इन वैक्सीन की खराब हो जाती है। तो मेरे जैसे लोग ना तो स्पुतनिक की सलाह देंगे, अपने हिंदुस्तान की वैक्सीन ले लो, बढ़िया। मेरा ये कहना है। मैम प्रॉब्लम ये है कि उसका टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कई लोग की डोज नहीं हो पाई थी विद इन दैट टाइम, तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनकी कोवैक्सीन लग जाए ताकि टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोविशील्ड का ना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। देखिए एक बात, छोटी सी बात बिल्कुल क्लियर है। रिसर्च आई है तो रिसर्च में उन्होंने बोला है कि 3 महीने के बाद लेना है, तो उसमें दम होगा, उसमें दम होगा। एंटीबॉडीज रिस्पांस सुनने में आया, बहुत अच्छा है। अभी डर के मारे लोग इजराइल में बोलने लगे कि 3rd वैक्सीन ले लीजिए, जो बड़े लोग हैं, जो आप है कहीं पर आप जगह पे आया है कि अभी बूस्टर डोज ले लीजिए। बट एक छोटी सी बात है, अभी हिंदुस्तान में वो डिसीजन नहीं लिया गया है कि हमें 3rd डोज लेने की जरूरत है। तो इसलिए देखो एक बात, देखो हम लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, पर मैं सोचती हूँ मेडिकल सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने फिजिशियन से पूछ लिए। मैंने आपको अपनी बात बता दी। जी मैम, अगर फर्स्ट डोज में फीवर आया था 3 दिन तक और सेकंड डोज में बिल्कुल नहीं आया, तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? सेकंड डोज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी? ठीक है मैम, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपका लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है, आपने इतना अमूल्य समय दिया हमें। और थैंक यू डॉक्टर। अंजू जी, आपने काम करना है, आपने आर्मी खड़ी करनी है। जी, कोई जी, भी लड़की जो है 20 साल से बड़ी है, उसको आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकते हैं। हम लड़ाई के मैदान में नहीं जा सकते, पर हम होम फ्रंट पे तो लड़ाई कर सकते हैं। जी 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 जी। आज ये एक छोटा ग्रुप था। कल की कार्यशाला में 60 माताएं रहने वाली हैं और आगे कार्यशालाएं लगी हुई हैं 11, 12, 13, 7। तो 13 तारीख को फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अलग से बात करूंगी। समय अगर आपके पास होगा तो बता दीजिएगा। 13 के बदले अगर आप 14 रखेंगे तो मेरे लिए 14 ठीक रहेगा। 13 को मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है जी, ठीक है, मैं पता कर लूंगी। कार्यशालाएं अभी निश्चित हैं और ये समय मेरे लिए ठीक है। जी जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जब भी कहेंगी तो मैं हाजिर हूँ। जी बहुत बहुत आपका आभार। जी जी। अभी उषा जी खेल का सत्र लेंगी। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। अभी चेष्टा जी ने बहुत अच्छे योग बताए और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं हमें कि कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ खाना, घर का खाना, और क्या योगा में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को एक चीज का बड़ा इंतजार रहता है। अब बच्चे वो चीज सुन के, वो नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, और वो होता है खेल। क्योंकि खेल के लालच में वो कुछ भी करेंगे। अब छोटे बच्चे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले साल से वो लोग अंदर ही हैं। 2020 से लेकर आज तक हो गया। कभी बोलते हैं हम लोग कि कोरोना चली, मतलब अब जा सकते हैं बच्चे, फिर थोड़ा टाइम हमने भेज दिया, फिर वापस अंदर है। तो बड़े बच्चों को तो समझाना आसान है, थोड़ा सा उनको किसी भी तरह समझाया जा सकता है, मगर जो छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया है। उनको समझ में भी नहीं आता कि कोरोना क्या है, बीमारियां क्या हैं, क्यों हमें अंदर रखा जा रहा है। और वो क्या, उससे क्या होता है कि वो बोर हो रहे हैं। अब उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, बर्थडे पार्टीज ऑनलाइन हो गई हैं, जहां वो बर्थडे में जाते थे, काफी इंजॉय करते थे अपने फ्रेंड सर्कल से। तो उनको इस चीज की आदत लगी हुई थी इतने सालों से, जो एकदम से बंद हो गई है, तो उनको लगता है वो घर में बंद हो गए हैं।
तो इसका क्या रेपरकेशन होता है कि वो माँ बाप से बोलेंगे कि हमारे साथ कुछ खेलो, हम बोर हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ गेम खेलो, मम्मा खेलो ना, पापा खेलो ना। अब पापा का क्या है कि उनको ऑनलाइन ऑफिस अटेंड करने हैं, मम्मा का क्या है कि मम्मा को भी ऑनलाइन जो वर्क कर रही है उनको वो भी अटेंड करना है। एक पैर उनका किचन में है, एक पैर किचन के बाहर लैपटॉप रखा है, वो काम करने हैं। बच्चों की भी सारी जिम्मेदारियां देखनी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, साथ बैठना है। अब उनके कपड़े भी देखने हैं, उनको मेड सर्विसेज भी बंद हो गए कई जगह पे, इसलिए तो सारे काम करने हैं। अब मम्मा खेले क्या? मम्मा क्या है, वो स्ट्रेस से भर जाती है मम्मी। वो कहती है मैं क्या खेलूं, ये बेटा मेरी उम्र नहीं है खेलने की, मैं क्या खेलूं तुम्हारे साथ। तो क्या होता है कि वो चिड़चिड़ी हो जाती है, मतलब वो क्या होता है उसको ऑलरेडी स्ट्रेस है इतने काम का, तो वो क्या खेले। तो इसलिए ऐसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम बच्चों के साथ उछल कूद ही करें। जैसे हम बाहर बच्चे उछल कूद वाले खेल ज्यादा पसंद करते हैं, भागने वाले खेल, फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं पार्क में, तो वो हम जरूरी नहीं हम घर के अंदर वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं जो हम बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा बोर्डम कम होगा, वो थोड़े से बोर कम हो गए और उनको लगेगा कि मम्मी हमारे साथ में टाइम स्पेंड कर रही है। अब उनको ये नहीं पता कि मम्मी पूरा दिन उसी के लिए टाइम स्पेंड कर रही है, बट उनके लिए क्या है कि मम्मी खेल नहीं रही है तो मम्मी हमारा ध्यान नहीं रखती है, मम्मी हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है। तो क्या है कि खेल उछल